हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीबीएसई वॉरियर्स। आज हम करने वाले हैं विकारी शब्द विशेषण का पार्ट 2, जिसमें हमने कल किया था पहले विशेषण जो होते हैं, किसे कहते हैं विशेषण और विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, उन पे हमने कल डिस्कस किया था। उसके जो पारिभाषिक शब्द हैं उन पे डिस्कस किया था, कौन कौन से थे वो, विशेष्य, विशेषक और प्रविशेषण। उसी तरह आज हम करेंगे विशेषण की अवस्थाएं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विशेषण की अवस्थाएं, जिन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डिग्री। विशेषण की अवस्थाएं होती हैं 3, जैसे इंग्लिश में होती है ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इसी तरह हिंदी में विशेषण की जो अवस्थाएं होती हैं वो होती हैं, नंबर 1 पर होती है मूलावस्था। मूलावस्था। नंबर 2 पर होती है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था। और नंबर 3 पर आएगी उत्तमावस्था। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इंग्लिश की तरह हिंदी में भी विशेषण की अवस्थाएं होती हैं, जिसमें पहली होती है मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था और तीसरी उत्तमावस्था। ये 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मूलावस्था की। सबसे पहले हम कौन सी करते हैं, मूलावस्था। मूलावस्था से ही एक निकल रहा है, देखिए, मूल रूप। कहने का मतलब ये है, जिस अवस्था में विशेषण शब्द मूल रूप में होता है वो कौन सी होती है, मूलावस्था होती है। इसमें क्या होता है, इसकी पहचान होती है, एक तो इसमें जो विशेषण होता है, विशेषण होता है जो, वो किस में होता है, अपने मूल रूप में होता है। रूप में होता है। और इसमें जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम होते हैं, कि विशेषण की वह अवस्था जिसमें एक संज्ञा या सर्वनाम, एक संज्ञा या सर्वनाम की किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से तुलना नहीं की जाती है। कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई तुलना नहीं होती है, इसमें कोई तुलना नहीं होती है, नहीं होती है। फिर बात करते हैं कि इसमें जो विशेषण होता है, कि जैसे मैंने कहा कि इसमें विशेषण क्या होता है, विशेषण इसमें अपने मूल रूप में होता है। उसमें उपसर्ग या प्रत्यय का प्रयोग पहले कहें या बाद में कहें, उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा, गीता होशियार है। गीता क्या है, होशियार है। या मैंने लिख दिया, सीता एक, या हम ये कह सकते हैं, सीता तेज है। सीता तेज है। अब ये तो हो गई हमारी मूलावस्था। मूलावस्था की पहचान क्या थी, एक तो इसमें जो विशेषण होगा वो किस में होगा, वो अपने मूल रूप में होगा। उसमें कोई भी उपसर्ग प्रत्यय हम नहीं लगा सकते, ना ही हम पहले लगाएंगे ना ही हम उसके बाद लगाएंगे। और नंबर 2, जो इसमें संज्ञा और सर्वनाम होते हैं उनकी किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से तुलना नहीं की जाती है। अब नंबर 2 पर हम बात करते हैं उत्तरावस्था। नंबर 2 हमारा टॉपिक है, पॉइंट है, वो है उत्तरावस्था। अब क्या होती है उत्तरावस्था, इसकी क्या होता है, इसमें दो संज्ञा या सर्वनाम में क्या होता है, परस्पर तुलना होती है। दो संज्ञा या सर्वनाम की, दो संज्ञा या
सर्वनाम की क्या होती है? परस्पर तुलना होती है, तुलना होती है। अब फिर बात करते हैं इसको कैसे, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि विशेषण की वह अवस्था जिसमें एक संज्ञा या सर्वनाम की एक अन्य संज्ञा या सर्वनाम से क्या होती है? तुलना होती है। अब मूलावस्था जो होती है उससे हम उत्तरावस्था कैसे बना सकते हैं, ये देखिए। इसके लिए मैं आपको दो बातें बताऊंगी जिसे आपको ध्यान में रखना है, रटना नहीं है, केवल ध्यान में रखना है कि या तो हम क्या करेंगे, विशेषण के जो विशेषण होगा उसके ठीक, जो विशेषण शब्द है उसके ठीक पहले, विशेषण शब्द के ठीक पहले क्या लगा देंगे? अधिक या से लगा देंगे। ठीक है, अधिक शब्द या से पद लगा देंगे। एक तो ऐसे कर सकते हैं। और नंबर दो पर आता है कि हम या फिर विशेषण के, विशेषण जो है, विशेषण के, विशेषण शब्द के साथ तर प्रत्यय जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। उत्तरावस्था का जो तर है वो हम विशेषण शब्द के बाद क्या है? जोड़ देते हैं। अब ध्यान से सुनिए क्या कह रही थी मैं उत्तरावस्था के बारे में, कि वो अवस्था जिसमें एक संज्ञा या सर्वनाम की दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से क्या होती है? तुलना होती है। और इसमें क्या होता है, इसे हम जब मूलावस्था से जब हम उत्तरावस्था बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? विशेषण शब्द के पहले, ठीक पहले अधिक या से जोड़ देते हैं या फिर तर प्रत्यय विशेषण के साथ जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा, उच्च, उच्च लिख दिया। अब ये तो क्या है? ये है मूलावस्था। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि मूलावस्था से जब हम उत्तरावस्था बनाएंगे तो हम क्या लगा सकते हैं? अधिक उच्च भी लिख सकते हैं इसे, अधिक उच्च या अधिक ऊंचा भी लिख सकते हैं, या फिर से उच्च, या जो हम दूसरा कह रहे हैं कि हम तर भी लगा सकते हैं, या फिर मैंने लिख दिया उच्च तर। तो ये क्या होगी? ये सारी की सारी जो होंगी ये आएंगी उत्तरावस्था के अंदर। किसके अंदर आएंगी? उत्तरावस्था। ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूं। उत्तरावस्था क्या होता है? जिसमें दो संज्ञा विशेषण शब्द की, जो विशेषण शब्द होता है, विशेषण कौन सा होता है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, कि विशेषण की वह जो अवस्था जिसमें एक संज्ञा सर्वनाम की किसी एक अन्य संज्ञा सर्वनाम से तुलना की जाती है, उसे क्या कहेंगे हम? उत्तरावस्था। और इसमें मूलावस्था से जब हम शब्द को उत्तरावस्था बनाना होता है, विशेषण को, तो हम क्या करते हैं? या तो हम विशेषण शब्द के ठीक पहले अधिक लगा देते हैं या से लगा देते हैं, या विशेषण शब्द की जो है बाद में हम तर प्रत्यय जोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम तीसरे नंबर पर, वो है उत्तमावस्था। कौन सी है? उत्तमावस्था। ध्यान से देखिएगा। अब उत्तमावस्था वो अवस्था जिसमें एक संज्ञा या सर्वनाम की जो तुलना है वो किससे की जाती है? सभी के साथ तुलना की जाती है। इसमें सभी के साथ तुलना की जाती है। जो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं उनकी तुलना क्या है? इसमें सभी के साथ की जाती है। और देखिए ध्यान से,
कि ये जो होते हैं उत्तमावस्था होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मूलावस्था से जब हम उत्तरावस्था बनाते हैं तो उसमें क्या करते थे, या तो अधिक जोड़ते थे विशेषण शब्द के पहले, या से जोड़ते थे, या विशेषण शब्द के बाद जो है तर प्रत्यय जोड़ देते थे। उसी तरह ही मूलावस्था से उत्तमा उत्तमावस्था बनाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम विशेषण शब्द के, जो विशेषण शब्द होता है शब्द के ठीक पहले क्या लिख देते हैं, सबसे पद जोड़ देते हैं। ठीक है, पद जोड़ देते हैं, या फिर हम विशेषण के बाद, विशेषण जो शब्द होता है, विशेषण शब्द के साथ हम तम प्रत्यय जोड़ देते हैं, तम प्रत्यय जोड़ देते हैं। जैसे उत्तमावस्था का ये तम है, ये विशेषण शब्द के हम क्या है, साथ जोड़ देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिख दिया, जैसे मैंने लिखा, हमने मूलावस्था से उत्तरावस्था बनाई थी, अब हम बनाएंगे मूलावस्था से उत्तमावस्था। तो जैसे मैंने लिख दिया तेज, क्या लिखा, तेज, ये तो क्या है, मूलावस्था। अब इसे उत्तमावस्था बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था, या तो सबसे जोड़ देंगे। अब जैसे मैंने अगर सबसे जोड़ूं तो क्या बनेगा, सबसे तेज। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको बता रही हूं एक एग्जाम्पल में सारी चीजें कैसे। जैसे मैंने लिख दिया निमन, क्या लिखा मैंने, निमन। अब उसके बाद फिर मैंने इसको, ये तो क्या है हमारी मूलावस्था, कौन सी है, मूलावस्था, जिसमें कोई तुलना नहीं होती, कोई तुलना नहीं होती, जो क्या है, मूल रूप में होती है, मूल रूप में। उसके बाद बात आती है नंबर 2 पर, मैंने लिख दिया निमंतर, निमंतर। तो इसमें मैंने तर प्रत्यय जोड़ दिया, तो यह क्या बन गई, उत्तरावस्था। कौन सी बन गई, उत्तरावस्था, जिसमें दो से तुलना, उसके बाद मैंने लिख दिया निमनतम, ये क्या बन गई हमारी, उत्तमावस्था। कौन सी बन गई, उत्तमावस्था, जिसमें क्या होता है, सबसे तुलना, सबसे तुलना। अब आया आपको ये चीज समझ में आ गई पूरी तरह से, कि जो मूलावस्था थी उसमें हम किसी से कोई तुलना नहीं करते थे, ना ही उसमें विशेषण शब्द में पहले या बाद में उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग नहीं करते थे। और नंबर 2 पर जो थी हमारी उत्तमावस्था, जिसमें क्या होता है, दो से तुलना होती है, एक संज्ञेय सर्वनाम से दूसरे संज्ञेय सर्वनाम की तुलना करना। और उत्तमावस्था क्या होती है, उसमें सभी से तुलना होती है, सबसे तुलना होती है, ये होती है इनकी पहचान। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इसमें तो आ गया कोई तुलना नहीं, तो इसे हम क्या लिख देंगे, अगर इसे समझने के लिए मैं छोटा सा यहाँ बनाती हूँ, जैसे अधिक से, फिर यहाँ विशेषण, और बाद में हम क्या लगाते हैं, तर। ये क्या बन गई, उत्तरावस्था का, जो आप ये कह सकते हैं ट्रिक बन गई, कि पहले हम क्या जोड़ते हैं, विशेषण के पहले अधिक या से जोड़कर भी उत्तरावस्था बना सकते हैं, या फिर हम विशेषण के बाद जो है तर प्रत्यय जोड़कर भी उसे जो है
उत्तरावस्था बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं, इसी तरह मैं इसकी आपको उत्तमावस्था की बताती हूँ। जैसे मैंने लगा दिया पहले सबसे, सबसे, फिर विशेषण, और फिर हमने क्या जोड़ दिया, तम प्रत्यय। तो उससे क्या बनेगा, उत्तमावस्था बनेगी। क्या बनेगी, उत्तमावस्था बनेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लें, जैसे मैंने लिखा लघु, लघु शब्द है जैसे, अब लघु है मूलावस्था, इसे हम उत्तरावस्था बनाने के लिए क्या करेंगे, तर प्रत्यय, लघु तर। और उत्तमावस्था बनाने के लिए क्या लिखेंगे, लघु तम, लघु तम। ये तो हो गई हमारी अवस्थाएं। किसकी अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं हुई, जिसमें 3 अवस्थाएं की थी हमने, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अब बात आती है इसमें जो एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जहां से ज्यादातर क्वेश्चन बनता है, वो कौन सी है, वो है, एक तो इसमें होता है विधेय विशेषण और एक होता है उद्देश्य विशेषण। कौन सा होता है, उद्देश्य विशेषण। एक होता है विधेय और एक होता है उद्देश्य। ये दो विशेषण जहां से क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। देखिए ध्यान से समझिएगा, रटने की जरूरत नहीं है, पहले आप सुनिए कि मैं आपको कहना क्या चाह रही हूं। जिस तरह वाक्य में क्या होता है, वाक्य में 3 चीजें होती हैं। कौन सी होती हैं, एक होता है कर्ता, फिर होता है कर्म, फिर होती है क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया क्या होते हैं, ये एक वाक्य के अंदर होते हैं। अब ये जो कर्ता होता है ना वाक्य के अंदर, ये कर्ता, इसे क्या कहा जाता है, इसे उद्देश्य कहा जाता है, उद्देश्य कहा जाता है। वाक्य में जो कर्ता होता है उसे तो उद्देश्य कहा जाता है, और जो उद्देश्य के संबंध में कहा गया कथन होता है उसे क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। जैसे अब ये जो कर्म और क्रिया है, कर्म और क्रिया हैं, ये क्या हैं, ये हैं विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। देखिए मैंने आपको उद्देश्य का बताया था, उद्देश्य किसे कहते हैं, जो वाक्य में कर्ता, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता को क्या कहा जाता है, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है, उद्देश्य कहा जाता है। अब बात आती है विधेय। विधेय किसे कहते हैं, विधेय उसे कहते हैं जो उद्देश्य के संबंध में, उद्देश्य के संबंध में कहा गया कथन क्या होता है, कहा गया जो कथन होता है वो क्या होता है, विधेय। क्या होता है, वो विधेय होता है। और जो कर्ता होता है वो कौन होता है, वो उद्देश्य होता है। अब ध्यान दीजिए, अब मैं आपको जैसे एक बता रही हूं, जैसे मैंने लिखा, जैसे उद्देश्य का लिखा, उद्देश्य किसे कहा था हमने, कर्ता को। किसे कहा था, कर्ता को। कर्ता जैसे इंग्लिश में होते हैं ना सब्जेक्ट, क्या होते हैं इंग्लिश में, जिसे कहा जाता है सब्जेक्ट, ठीक है। और सब्जेक्ट कौन से होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन जिसे कहते हैं हम, नाउन या प्रोनाउन। ये तो हो गया उद्देश्य का। फिर बात आती है विधेय की, विधेय की। विधेय में क्या होता है, कर्म, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। और ये जो क्रिया होती है ये किससे बनी होती है, ये धातु से बनी होती है।
ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, जैसे वर्ब। क्या कहते हैं? वर्ब। यहां तक आए समझ में? अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लेती हूँ एक, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, जैसे एग्जाम्पल लिखा कि मैंने लिख दिया बालक जो है रामायण पढ़ता है। बालक रामायण पढ़ता है। अब देखिए मैं क्या कह रही थी कि जो वाक्य में कर्ता होता है वो कौन होता है? उद्देश्य होता है, और इसमें कर्ता कौन है? बालक है। ये क्या है? कर्ता, और कर्ता को हम क्या कहते हैं? उद्देश्य। क्या कहते हैं? उद्देश्य। उसके बाद बालक क्या करता है? रामायण पढ़ रहा है। तो जो आगे मैंने आपको कहा था कि उसके बारे में जो कहा जाता है वो क्या होता है? वो होता है विधेय। कर्म कर रहा है, ये रामायण है, ये तो है कर्म, और ये पढ़ता है, ये क्या है? क्रिया। अब इनको क्या कहेंगे हम? इनको कहेंगे विधेय। क्या कहेंगे? विधेय। एक बात और आती है अब इसमें, एक बात और आती है इसमें। अब पूछा जाए कि उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं? अगर अगर मैं इस बालक के आगे लिख दूं कि होशियार बालक, या फिर मैं लिख दूं बुद्धिमान, बुद्धिमान बालक रामायण पढ़ता है, तो हमने ध्यान हो आपको, जो संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब ये कर्ता की विशेषता बता रहा है, ठीक है। ये बालक क्या है? कर्ता, और कर्ता की कर्ता जो होता है वो कौन होता है? उद्देश्य। और अब कर्ता की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहेंगे? उद्देश्य विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? उद्देश्य विशेषण। विशेषण, ये क्या होगा हमारा? उद्देश्य विशेषण। ये जो है बुद्धिमान और ये है, ये है उद्देश्य विशेषण। उसी तरह ही अगर मैं रामायण के पहले लिख दूं कि जो है बालक, सॉरी, यहाँ रामायण की जगह मैंने अगर दूसरा सेंटेंस लिखती हूँ यहाँ पे मैं, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए। जैसे मैंने लिख दिया होशियार बालक, होशियार बालक जो है गेम खेलता है, ठीक है, गेम खेलता है। उसके बाद मैंने लिख दिया, ये तो क्या हो गया? जो विशेषण, मतलब कि कर्ता की जो उद्देश्य की विशेषता बताएंगे उसे हम क्या कहेंगे? उद्देश्य विशेषण कहेंगे। ये इसका विशेषण है होशियार का, ठीक है। होशियार जो है वो बालक का विशेषण है, कर्ता का, तो इसे हम कहेंगे उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण। उसी तरह यहां मैंने लिख दिया लूडो गेम खेलता है, लूडो गेम खेलता है। तो ये क्या हो गया? ये इसकी विशेषता होगी। तो ये कौन सा हो गया? गेम कौन सा खेलता है वो? कर्म कौन सा करता है? लूडो गेम खेलता है। तो ये कौन सा होगा? ये विधेय विशेषण होगा। विधेय विशेषण। समझ आया आपको? जैसे जैसे मैंने लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा कि बुद्धिमान व्यक्ति सदा सफल होता है। बुद्धिमान व्यक्ति सदा सफल होता है। और अगर मैं यहां अंडरलाइन कर दूं तो आप बताइएगा मेरे को इसमें कौन सा होगा? कौन सा विशेषण है? उदेय विशेषण है या उद्देश्य विशेषण है? तो इसमें क्या है? इसमें है उद्देश्य विशेषण। जो कर्ता की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य विशेषण। क्या कहते हैं? उद्देश्य विशेषण। ये तो हो गया उद्देश्य विशेषण, ठीक है। अब अब बात करते हैं। अब जैसे मैंने लिख दिया कि चालाक बालक, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे चालाक बालक
भाग गया। बालक की विशेषता कौन सी है? चालाक। तो मैंने आपको बताया था जो कर्ता की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं उद्देश्य विशेषण। क्या होते हैं वो? उद्देश्य विशेषण। अब बढ़ते हैं आगे। जैसे थोड़ा और इसको मैं आपको बताती हूँ एक दो एग्जाम्पल से, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया सीता सुंदर है। सीता सुंदर है। अब हमें इसमें बताना है कि ये जो सुंदर है इसमें कौन सा विशेषण है। ऑप्शन लिख रही हूं मैं। जैसे मैंने लिख दिया उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण, दोनों, या फिर कोई नहीं। और सुंदर को मैंने अंडरलाइन कर दिया है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा विशेषण है, उद्देश्य विशेषण है या विधेय विशेषण है। तो देखिए ये सुंदर शब्द किसके लिए आया है? ये आया है सीता के लिए। ध्यान हो तो आपको मैंने एक बात बताई थी कि जो कर्ता के बारे में जो दिया गया कथन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विधेय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? विधेय, विधेय विशेषण होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। जैसे मैंने लिख दिया, जैसे मैं आपको इसका एक यहाँ पर छोटा सा डायग्राम बना के दिखाती हूँ जिससे आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। जो उद्देश्य विशेषण होता है, उद्देश्य विशेषण होता है वो तो आता है विशेषण के या कर्ता, जैसे हम जिसे कह दें कर्ता जो उद्देश्य है। कर्ता क्या है? उद्देश्य। कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है। ठीक है, उद्देश्य से पहले या कर्ता से पहले जो विशेषण होगा वो तो होगा उद्देश्य विशेषण। जो इसके बाद होगा वो कौन सा होगा? वो होगा विधेय विशेषण। जैसे इसमें था, अगर यही मैं लिख देती सुंदर पक्षी, सुंदर पक्षी, और मैं पूछ लूं कि इसमें विशेषण कौन सा है, तो इसमें कौन सा आएगा? जैसे मैंने लिखा था सुंदर पक्षी। अब पक्षी यहाँ पे क्या है? पक्षी ये है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? कर्ता। संज्ञा को कहा गया है कर्ता। जो विशेषण ये है कर्ता, और कर्ता को क्या कहते हैं? उद्देश्य। ठीक है, और उद्देश्य की विशेषता बताने वाले को क्या कहेंगे? उद्देश्य विशेषण कहेंगे। जैसे मैंने अब ये चीज आपको पूरी तरह क्लियर हो गई होगी जो मैं आपको समझाना चाह रही थी कि जो कर्ता की विशेषता बताएगा वो किसके अंदर आएगा? वो तो आएगा कर्ता से पहले जो विशेषण है वो तो होगा उद्देश्य विशेषण, और जो कर्ता के बाद में होता है वो कौन सा होता है? वो होता है विधेय विशेषण। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ये कंप्लीट होता है। विशेषण, विकारी शब्द जो मैंने आपको बताए थे कि विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं, जिसमें हमने संज्ञा कर लिया, सर्वनाम हमारा हो गया, और आज विशेषण कंप्लीट हुए। कल हम स्टार्ट करेंगे इसका लास्ट जो है क्रिया। कल हमारा जो टॉपिक रहेगा कल की क्लास में वो रहेगा क्रिया। सो थैंक यू, मिलेंगे कल की क्लास में।